आ रही है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। तो देखिए ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसमें बेसिकली जो एक ट्रांजैक्शन के दोनों एक्सपेक्ट जो होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजैक्शन के दो एक्सपेक्ट होने का मतलब क्या है, इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए गुड्स परचेज थ्रू कैश की मदद से गुड्स परचेज कर लिए गए। ठीक है, यानी कि जैसे कि तो नॉर्मली वैसे होगा जैसे अपन सामान खरीदते हैं पैसे देकर। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश की मदद से गुड्स परचेज करेगी तो देखिए सिंपल सी बात है, उसके बाद जो कैश होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद 10,000 रुपये उसने 2,000 के गुड्स परचेज करें तो वो सिंपल सी बात है, बच्चा जो कैश होगा वो 10,000 से कट के 8,000 पे आ जाएगा, यानी कैश क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा जो परचेजेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब मान के चलिए पहले उसने कुछ कुछ भी नहीं खरीदा था तो उसकी जो परचेजेस थी वो कितनी थी, जीरो। और उसने कई सारे रॉ मटेरियल्स खरीद लिए, कई सारे वेराइटीज़ के रॉ मटेरियल्स खरीद लिए। तो उनकी क्या, तो क्या कहते हैं, उनकी जो क्या कहते हैं परचेजेज़ है वो इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, और देखिए सिंपल सी बात है, हम ये परचेजेज़ क्यों बोले हैं, हम जो सामान खरीदा हम उसको सीधा उस नाम से नहीं बुला रहे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कई सारे, मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कई सारे टाइप के रॉ मटेरियल्स का यूज़ करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ कैडबरी की, वो अपनी डेयरी मिल्क या अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करती है, जैसे कि मतलब बेसिकली कई सारे रॉ मटेरियल्स का यूज़ करती है, कई सारे वैराइटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स का, जैसे कि कोको पाउडर, शुगर, मिल्क, क्रीम एक्सेट्रा। तो देखिए ये सारी ये तो बस बहुत ही कम है, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स परचेज करती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए क्या है ना, अब देखिए अब सभी को अलग अलग नाम से मतलब अलग अलग नाम से in the sense उनके नाम से रिप्रेजेंट नहीं किया कर सकते, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा अकाउंटिंग करना। तो इसके लिए ये जो जितने भी रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज करे जाते हैं इन सबको क्या कहते हैं, एक हेड में लिख देते हैं परचेजेस की। ठीक है, अब अगर एक और अगला एग्जाम्पल देखें फर्नीचर का, तो देखिए फर्नीचर जब चेक के थ्रू परचेज किया, यानी कि बेसिकली चेक यानी क्या कि भैया देखो, अब जो बैंक में पड़ा हुआ पैसा होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उनका जो बैंक अकाउंट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, मतलब उसको बैंक अकाउंट से एक या मतलब कह लीजिए उसको बैंक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जो जब पेमेंट चेक के थ्रू किया गया तो बैंक में पड़ा जो पैसा है वो कम हो जाएगा, तो बैंक डिक्रीज। ठीक है, और जो फर्नीचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्नीचर बढ़ा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फर्नीचर का बैंक का डिक्रीज़ हुआ तो अभी क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए डेबिट क्रेडिट क्या है, तो देखिए सिंपल सी बात है, वो जो दो एक्सपेक्ट ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, मतलब जो दो एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, एक ट्रांजैक्शन के हमेशा दो एक्सपेक्ट होते हैं। अभी हमने देखा कि भाई फर्नीचर परचेज करना क्या चेक के थ्रू एक ट्रांजैक्शन है, इसमें दो एक्सपेक्ट है, बैंक का कम होना और फर्नीचर का बढ़ना। ठीक है, तो अब देखिए एक एक्सपेक्ट को कहते हैं डेबिट, एक एक्सपेक्ट को कहते हैं क्रेडिट। अब इसमें फर्नीचर का बढ़ना डेबिट है और बैंक का घटना क्रेडिट है। तो देखिए कौन सा एक्सपेक्ट क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, ये हम बाद में जानेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में जानेंगे। अभी बस हम ये जान लेते हैं कि भैया डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है, और देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, कम से कम दो अकाउंट दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं एक ट्रांजैक्शन की मदद से। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन की मदद से दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, बिकॉज क्योंकि क्या कहते हैं, जो एक ट्रांजैक्शन है वो दो जगह रिकॉर्ड करी जाती है, दो अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करी जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर मैं ठीक है, और अब मान के चलिए एक ट्रांजैक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं कि एक ही अकाउंट इन्वॉल्व हो, मतलब दो अकाउंट इन्वॉल्व हो, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा होते हैं तब क्या होता है, तब भी देखिए जो डेबिट का अमाउंट है क्रेडिट का अमाउंट के इक्वल आएगा। अब देखिए एक एग्जांपल को तो समझते हैं, अगर मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे लूँ तो देखिए मान के चलिए फर्नीचर परचेज़ किया 10,000 रुपये का अमाउंट। अब देखिए अगर फर्नीचर 10,000 रुपये का परचेज़ किया तो कितने का चेक बना के देंगे, मतलब कितने का पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू, 10,000 रुपये का। 8,000 का तो नहीं करेंगे भैया, नहीं, 10,000 का फर्नीचर परचेज़ किया तो 10,000 का ही करेंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर परचेज़ कितना हुआ, 10,000 रुपये, और अमाउंट ऑफ चेक पेड 10,000 रुपये। यानी कि जो डेबिट का अमाउंट है, और वैल्यू ऑफ अब ये फर्नीचर को डेबिट साइड में लिख रहे हैं, तो जो वैल्यू ऑफ फर्नीचर होगी वो डेबिट अमाउंट हो जाएगा। तो कितना हुआ, 10,000 रुपये। ठीक है, क्रेडिट अमाउंट कितना हुआ इस हिसाब से, वो भी 10,000 रुपये होगा। ठीक है, तो यानी डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट के इक्वल है। अब देखिए ये सिर्फ इसी केस में नहीं होगा, इसी सिचुएशन में नहीं होगा, इसी इवेंट में नहीं होगा, ये हर सिचुएशन में पॉसिबल है। ठीक है, जब भी आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स उठा के देखेंगे, किसी भी समय के, मैं कह रहा हूँ मैं ज़रूरी नहीं कि साल हम जब खत्म होगा तभी क्या, नहीं, किसी भी समय कि आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए, अगर वो अकाउंटिंग उसमें कर अकाउंटिंग सही से करी गई है, इन ऑल सिचुएशंस इफ़ अकाउंटिंग इज डन करेक्टली, जो टोटल ऑफ डेबिट साइड है वो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर अकाउंटिंग गलत करना, यानी कि कई सारे एरर्स कर देना, सपोज़ की जगह फर्नीचर 10,000 का परचेज़ किया, 10,000 की जगह अगर 8,000 का लिख देंगे तो मैच ही नहीं होगा। यहाँ पे 8,000 आएगा, यहाँ पे 10,000 आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि भाई अगर अकाउंटिंग सही से करी जाती है तो टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट का हमेशा इक्वल होगा।
देखिए अब बारी है फीचर्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के बेसिकली क्या फीचर्स होते हैं? तो देखिए सबसे पहला फीचर है इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसके दोनों एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेज टू फोल्ड एक्सपेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के जो दोनों एक्सपेक्ट होते हैं उन दोनों एक्सपेक्ट को रिकॉग्नाइज करके उनको उनको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इन दिस सिस्टम वन एक्सपेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एक्सपेक्ट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इस सिस्टम में, जो एक एक एक्सपेक्ट होता है वो डेबिट होता है, एक एक्सपेक्ट होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा। ठीक है, और देखिए ये उन रूल डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हैं ये। ठीक है, अब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं ये हम बाद में जानेंगे, है ना। अब देखिए चौथा है सिंस वन एक्सपेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड, द टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स is always equal to the total of all credits. It helps in establishing arithmetical accuracy by preparing the trial balance. तो देखिए अब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो अगर एक एक्सपेक्ट डेबिट होगा एक एक्सपेक्ट क्रेडिट होगा तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या कहते हैं, जो डेबिट और क्रेडिट का सम है, जो टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स और टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स का सम है वो हमेशा इक्वली आएगा। ठीक है, ये तब होगा जब अकाउंटिंग सही से करी गई है। ठीक है, तो और ये चीज़ बहुत मदद करती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए अकाउंट्स की, अकाउंटिंग की, कि भैया जो अकाउंटिंग करी गई है वो बराबर सही सही तरीके से करी गई ना, मतलब उसमें जो अमाउंट्स लिए गए हैं, ठीक है, यानी वो सही है कि नहीं है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए क्या कहते हैं, ये चेक करा जा सकता है। पर किस तरीके से चेक किया जाएगा? ट्रायल बैलेंस बनाकर। ठीक है, सारी डेबिट की टोटल को एक साइड के लिखा जाएगा, सारे क्रेडिट के टोटल को एक साइड लिखा जाएगा। अगर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है। ठीक है, कहाँ पे? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। पर अगर मैच नहीं होगा तो यानी अकाउंटिंग जो प्रोसेस के अंदर या जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जरा मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के स्टेजेस क्या हैं? तो सबसे पहला क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। जब जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तब डबल एंट्री सिस्टम का पहला स्टेज दिखता है। फिर आता है क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल बाय पोस्टिंग देम इनटू एप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स एंड देन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। दूसरे स्टेज में क्या कहते हैं, जो जो ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड किया गया है उन ट्रांजेक्शंस को फिर लेजर उन ट्रांजेक्शन्स की लेजर पोस्टिंग करी जाती है और ट्रायल बैलेंस बना के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। फिर बुक्स को क्लोज कर दिया जाता है, यानी कि क्लोजिंग एंट्रीज पास कर दी जाती हैं और फिर ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स बना लिया जाता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है बेसिकली इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आ जाती है। ठीक है, तो इन तीनों स्टेजेस पर डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ होता है, उसी के बेसिस पर अकाउंटिंग करी जाती है। ठीक है, अब बारी आती है एडवांटेजेस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज है साइंटिफिक सिस्टम। भैया वो एक साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम मतलब, तो देखिए एक साइंटिफिक सिस्टम है, इसमें आप देखिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करी जा सकती है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, बिजनेस ट्रांजेक्शंस इसमें अच्छे से रिकॉर्ड हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू बुक कीपिंग। ठीक है, तो और इसकी मदद से जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है वो भी अटेन करे जा सकते हैं, जो कि है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। ठीक है, उसके बाद अगला मतलब इसका एडवांटेज है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रांजेक्शन। मतलब ट्रांजेक्शन्स के कंप्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करना। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि वन एक्सपेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एंड द अदर इज नॉट। ठीक है, इसमें बोथ एक्सपेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। ठीक है, अब बारी आती है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर्ड। तो बेसिकली देखिए जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स है, यानी ठीक है, यानी कि अकाउंट्स का यानी बेसिकली अकाउंटिंग करते वक्त जो अमाउंट्स लिखे जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, ये चेक करा जा सकता है किसकी मदद से? बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये फीचर भी प्रोवाइडेड है इसके डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। अब बारी आती है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी बेसिकली जो फाइनल अकाउंट्स जिसके अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जिसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आते हैं, वो अकाउंट्स भी मेंटेन करे जा सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम की मदद से। ठीक है, मतलब उन्हीं के बेसिस पे ये अकाउंट्स मेंटेन करे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है वो भी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही निकलता है। ठीक है, अब आती है नॉलेज ऑफ फिनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिंपल सी बात है, जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वो भी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे करते हैं, यानी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी डबल एंट्री सिस्टम की मदद से ही असर्टेन करी जा सकती है और करी जाती है। ठीक है, यानी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड रहती है। अब आ रही है फुल डिटेल ऑफ फुल डिटेल्स फॉर पर्पसेज ऑफ कंट्रोल। The system permits accounts to be maintained in as much detail as necessary and therefore provides significant information for purposes of control etc. ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली क्या डबल एंट्री सिस्टम ये फीचर प्रोवाइड करता है कि जो अकाउंट्स है वो बहुत डिटेल में बनाए जा सकते हैं। जैसे कि भैया सिंपल सी बात है, पहले सारे ट्रांजेक्शन को जनरल में रिकॉर्ड किया। ठीक है,
फिर उन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करके प्रॉपर ये अकाउंट्स में मतलब प्रॉपर एक मतलब जैसे उनके नेचर के हिसाब से अलग अलग जगह रिकॉर्ड किया। यानी कि जैसे भैया सारी कैश के ट्रांजेक्शन एक जगह, सारी सेल्स के ट्रांजेक्शन एक जगह, सारी सारी परचेजेस की ट्रांजेक्शन एक जगह, ठीक है, सारी फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो एक जगह, ठीक है। क्या कहते हैं एक्सपेंसेस जो पे कर रहे हैं, जैसे अगर रेंट पे कर रहे हैं, सैलरीज पे कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह, मतलब सैलरीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह, मतलब सैलरीज पे करने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह, रेंट पे करने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह, इंटरेस्ट पे करने से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक जगह, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, जो ट्रांजेक्शन है उनको क्लासीफाई कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या कहते हैं उनका उन सभी ट्रांजेक्शन का उन सभी ट्रांजेक्शन का रिजल्ट निकालना, किसकी मदद से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से, ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से, बैलेंस शीट की मदद से, ठीक है। तो यानी अकाउंट्स बहुत डिटेल में बनाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आता है कंपेरेटिव स्टडीज पॉसिबल। अब पिछले साल की प्रॉफिट से इस साल की प्रॉफिट से कंपेयर करे जा सकते हैं। तो ये फीचर कौन प्रोवाइड कर रहा है? डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। पिछले साल की बैलेंस शीट का कंपेयर करा सकता है इस साल की बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये फीचर कौन प्रोवाइड करवा पा रहा है? डबल एंट्री सिस्टम। अब बारी आती है हेल्प्स मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। और ये सिंपल सी बात है, जब अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे करी जा रही है, ठीक है। तो जितने भी बेनिफिट्स अकाउंटिंग के हैं, वो सारे बेनिफिट्स एक तरीके से कह सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम के, बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम के बिना अकाउंटिंग करी नहीं जा सकती, ठीक है। तो हेल्प्स मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, डबल एंट्री सिस्टम की मदद से मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन ले सकती है, क्रूशियल डिसीजन लेती है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। उसको वो बहुत ही अच्छी अकाउंटिंग है, वो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जनरेट कर लेती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से, ठीक है। और वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट हो पाती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की मदद से, जो कि किसके बेसिस पे मेंटेन होते हैं? जो कि मेंटेन होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। अब आ रही है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस अप्रोप्रिएशंस। मतलब मिस अप्रोप्रिएशंस यानी कि बेसिकली हेरा फेरी करना, ठीक है ना। तो ये जो अगर ऐसा भी अगर क्या कहते हैं फ्रॉड करते हैं, ये फ्रॉड होता है या मिस अप्रोप्रिएशंस होते हैं, तो इसका भी पता लगाया जा सकता है डबल एंट्री सिस्टम की मदद से, ठीक है। तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही असेंशियल है अकाउंट। अब देखिए, अब आ रही है सिंगल एंट्री सिस्टम की। तो देखिए, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे बी डिफाइंड एज एन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम बेसिकली एक इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। जैसे कि अपन को पता है डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन्स के जो दोनों एक्सपेक्ट्स होते हैं, उन डेबिट और क्रेडिट, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। पर सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ट्रांजेक्शन्स के दोनों एक्सपेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ के केस में एक एक्सपेक्ट उनमें से कोई एक एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है, और किसी केस में तो एक भी एक्सपेक्ट यानी उस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें मेनली देखिए पर्सनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स बेसिकली वो अकाउंट्स जो किसी के नाम के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम अपन और आगे डिटेल में जानेंगे, है ना। और फिर देखिए कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स और कैश बुक ही बनाई जाती है इसके अंदर मेनली। और भी अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, पर मेनली ये बनाए जाते हैं। फिर इन द अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर द सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमैटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब क्या कहते हैं सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सभी ट्रांजेक्शन्स के सभी जो एक्सपेक्ट्स यानी दोनों एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है जो अकाउंट्स बनेंगे, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाएगी, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, वो अनसिस्टमैटिक होंगे, वो इनकम्प्लीट होंगे, ठीक है। और इस वजह से वो रिलायबल भी नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें सभी ट्रांजेक्शन्स क्या कहते हैं डबल एंट्री बेसिस पे नहीं बनाई जाती है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स के दोनों एक्सपेक्ट्स को नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर ट्रायल बैलेंस बनाना भी इम्पॉसिबल है, बिकॉज ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करेंगे, बिकॉज जो सभी ट्रांजेक्शन्स के सभी एक्सपेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करे जा रहे, यानी दोनों एक्सपेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करे जा रहे। कुछ में डेबिट, कुछ में क्या कहते हैं रिकॉर्ड हो रहे हैं, कुछ में नहीं हो रहे हैं, कुछ में एक ही एक्सपेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा, और इसी का रिजल्ट है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है वो भी नहीं बनाई जा सकती इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कितना नॉन यूजफुल सिस्टम है अकाउंटिंग का सिंगल एंट्री सिस्टम, है ना। ये ज़्यादा किसी काम का नहीं है। मेनली जो हमें यूज़ करना है वो डबल एंट्री सिस्टम। इज अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है अकाउंटिंग आर्ट है या फिर साइंस है। तो देखिए हमें ये जानने से पहले कि अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है, हमें ये जानना होगा कि हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि कोई चीज़ आर्ट होती है या कोई चीज़ साइंस होती है। तो देखिए हर कोई चीज़ आर्ट, हर टेक्निक वो आर्ट कहलाती है, हर मेथड आर्ट कहलाती है, जो कि मदद करती है हमें अपनी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। अब क्या अकाउंटिंग एक आर्ट है? तो देखिए क्या अकाउंटिंग हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हमें अचीव करने में मदद करती है? तो देखिए हाँ, पहली बात तो देखिए अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, या एक तरीके से कह सकते हैं अकाउंटिंग एक टेक्निक है, या अकाउंटिंग एक मेथड है, ठीक है। और वो हमारे जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, उसको फुलफिल करने में मदद करती है। हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या ये हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो क्या कहते हैं अगर अकाउंटिंग ये करने में हमें मदद करता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है, उसमें हमारी मदद करता है, तो मैं कह सकता हूँ भाई अकाउंटिंग आर्ट है। तो क्या अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में मदद करता है? अकाउंटिंग में क्या क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है?
अकाउंटिंग में क्या समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, तो भाई है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या कहते हैं जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस का निकाल सकते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। तो भाई अकाउंटिंग तो हमारे कई सारे मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव्स डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स नहीं फुलफिल कर रहा है, तो भाई अकाउंटिंग तो एक आर्ट है। ठीक है, अब क्या अकाउंटिंग एक साइंस है? तो भाई देखिए क्या हम किस बेसिस पे कह सकते हैं कि कोई चीज़ साइंस होती है? तो देखिए अगर कोई चीज़ एक क्या कहते हैं किसी सर्टेन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है, जो प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में वो एप्लीकेबल है, कुछ एरिया में वो एप्लीकेबल है, फिर उसके बाद एप्लीकेबल नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ इंडिया के जो लॉज है, ठीक है, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज है वो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, इंडिया के बाहर नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर कुछ लॉज अगर कोई और कंट्री फॉलो करती है वैसे ही लॉज, तो वो लॉज उनकी कंट्री में भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो मतलब हर कंट्री के लॉज अपनी अपनी कंट्री में एप्लीकेबल होते हैं, है ना? तो उसी तरीके से भाई क्या कहते हैं, बस साइंस का फंडा ऐसा नहीं है भाई, ग्रेविटी का जो लॉ है, ठीक है, जो न्यूटन ने निकाला था, वो तो यार क्या कहते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ अगर कि क्या कहते हैं कि मतलब कि वो सिर्फ अमेरिका में क्या कहते हैं एप्लीकेबल है, या वो सिर्फ जर्मनी में एप्लीकेबल है, या इंडिया में एप्लीकेबल है। मतलब वो देखा जाए तो वो पूरी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ना। तो क्या कहते हैं तो साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो मेनली यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं क्या अकाउंटिंग में ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, क्या अकाउंटिंग कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है बेस्ड यूनिवर्सली एप्लीकेबल है? जी हाँ, अकाउंटिंग में कई ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल होने का मतलब है कि जो हर कंट्री है, हर कंट्री के अंदर जो अकाउंटिंग करी जाती है, ठीक है, उस उन अकाउंटिंग प्रोसेसेस के अंदर ये कुछ प्रिंसिपल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक साइंस की तरह है, अकाउंटिंग के अंदर भी साइंस की तरह कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि जो अलग अलग कंट्रीज़ में जो अकाउंटिंग होती है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेसेस होती हैं, उनमें भी ये प्रिंसिपल्स फॉलो करे जाते हैं। ठीक है, मतलब सभी में फॉलो करे जाते हैं, सभी के मोस्टली सभी के में ये प्रिंसिपल्स फॉलो करे जाते हैं। तो अकाउंटिंग भैया एक साइंस है। किस बेसिस पर साइंस है? अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस एज इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, और हर वो चीज़ जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल से बेस्ड रहती है, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल रहते हैं, वो साइंस के अंदर वो साइंस की कहलाते हैं, वो साइंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है,